नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शिवम प्रमोद कुपसे। आप सबका मौर्य पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस इस टॉपिक को शुरुआत की है। इस टॉपिक में हमने देखा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के एनाटॉमी के बारे में, फिजियोलॉजी के बारे में देखा। हमने ये भी देखा कि कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है और उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैस होने के बाद उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है वाया ब्लड। अब दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब कि रेस्पिरेशन का मेंटेनेंस कैसा होता है, रेस्पिरेशन का कंट्रोल कैसे होता है, ये देखेंगे। दोस्तों, ये शुरू करने से पहले जो नए व्यूअर्स है वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, इस चैनल पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर 100 से भी ज्यादा वीडियोज है। ये जो वीडियोज है इनमें अलग अलग तरह के टॉपिक्स कवर किए। कुछ मोटिवेशनल वीडियोज है, कुछ मेडिकल के रिलेटेड कुछ वीडियोज है और कुछ 11-12 के वीडियोज है। इन सारे वीडियोज को हमने सॉर्ट आउट किया है एक प्लेलिस्ट में। आप अगर उस चैनल को विजिट करेंगे तो उस प्लेलिस्ट में आप देखेंगे कि रेस्पिरेशन के बारे में अलग वीडियो है, 11-12 के हिसाब से अलग प्लेलिस्ट की गई है, मोटिवेशनल वीडियोज की अलग प्लेलिस्ट की गई है और जो हायर जो और मेडिकल टॉपिक्स है उसकी भी अलग प्लेलिस्ट की है, तो आप उसको जरूर चेक कीजिएगा। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं हमारा टॉपिक रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो दोस्तों, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन मतलब कि मेंटेनेंस ऑफ रेस्पिरेशन, उस रेस्पिरेशन को हम कैसे मेंटेन करते हैं और वो किसके थ्रू होता है। तो सबसे पहले दोस्तों, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन डन बाय बोथ नर्वस एंड केमिकल सेंटर। दोस्तों, हमारे ब्रेन में दो सेंटर्स प्रेजेंट है, नर्वस सेंटर और केमिकल सेंटर। इन दोनों सेंटर के थ्रू हमारा रेस्पिरेशन का कंट्रोल होता है, रेस्पिरेशन का मेंटेनेंस होता है या फिर रेगुलेशन होता है। तो आपको इधर इस पॉइंट को याद रखना है कि हमारे यहाँ रेस्पिरेशन के ब्रेन में दो सेंटर, एक नर्वस सेंटर और एक केमिकल सेंटर। नर्वस रेगुलेशन प्रेजेंट इन मेडुला एंड पोन्स। अब दोस्तों, उसमें से जो हमारा जो पहला जो सेंटर है नर्वस सेंटर, वो सेंटर कहाँ प्रेजेंट है दोस्तों? हमारे ब्रेन के मेडुला और पोन्स रीजन में। अब दोस्तों, यहाँ पर हमारा ब्रेन है, ये हमारा सेरेब्रम। अब दोस्तों, ये जो आपको रेड कलर का पार्ट जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं हाइंड ब्रेन, यानी कि इसमें हमारे दो जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है मेडुला और पोन्स। यहाँ पर आपको ये पोन्स दिखेगा और यहाँ पर ये मेडुला ऑब्लांगेटा। ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स है वो हमारे नर्वस सेंटर है रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने के लिए, रेस्पिरेशन को मेंटेन करने वाले हमारे जो नर्वस सेंटर है वो मेडुला और पोन्स है। अब दोस्तों, आता है हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ये मेडुला और पोन्स इन दोनों रीजन पर प्रेजेंट है। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, इस रिदम को समझ लेते हैं। रिदम मतलब क्या दोस्तों? रिदम मतलब एक लय होती है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, हमारा जो हार्ट है वो एक स्पेसिफिक रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन ये जो करता है वो एक रिदम में करता है, वो एक कंट्रोल पैटर्न में करता है। वैसे ही हमारा जो रेस्पिरेशन है उसका जो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन जो रहता है वो भी एक रिदम यानी कि एक पैटर्न में रहता है, एक लय में रहता है। वो ज्यादा रैपिड भी नहीं रहता, ज्यादा स्लो भी नहीं रहता, एक कंट्रोल वे में रहता है, उसको हम रिदम बोलते हैं दोस्तों। तो ये सेंटर कहाँ प्रेजेंट है दोस्तों? हमारे मेडुला और पोन्स दोनों रीजन में प्रेजेंट है। सबसे पहले मेडुला के बारे में दोस्तों, इट इज प्रेजेंट इन मेडुला रीजन, मतलब कि इस रीजन पर वो प्रेजेंट है और वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है दोस्तों? रेगुलेशन ऑफ रिदम, मतलब कि वो रिदम के लिए रिदम को मेंटेन करता है। फिर आता है दोस्तों हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर। दोस्तों, ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर मतलब क्या? ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर मतलब दोस्तों कि ऐसा सेंटर कि जब उसका काम क्या रहता है, वो कंट्रोल करता है। जब हम ब्रीथ इंस्पिरेशन लेते हैं तो ज्यादा इंस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। इस इंस्पिरेशन को अगर कंट्रोल करेगा तो हमारे लंग्स को बचाएगा किससे? और डिस्टेंट होने से, मतलब ज्यादा लंग्स को फूलने से वो रोकेगा, मतलब कि वो इंस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। ऐसा सेंटर कौन सा है? हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर है। तो वो कहाँ प्रेजेंट है दोस्तों? प्रेजेंट इन पोन्स रीजन ऑफ हाइंड ब्रेन, मतलब कि ये हाइंड ब्रेन ही है। इस हाइंड ब्रेन में जो पोन्स रीजन है इसमें वो प्रेजेंट है। मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, मतलब कि वो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को भी मॉडरेट करता है। न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड देयरबाय अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर है वो क्या करता है? इंस्पिरेशन के रेट को कंट्रोल करता है, मतलब कि हम सांस जो अंदर लेते हैं इसके रेट को ज्यादा कंट्रोल करता है। क्यों करता है दोस्तों कंट्रोल? क्योंकि अगर इंस्पिरेशन पर कंट्रोल नहीं रहेगा तो हम अगर ज्यादा एयर अंदर लेते रहेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा? हमारी लंग्स और डिस्टेंड हो जाएंगी। और डिस्टेंड मतलब क्या? कि वो ज्यादा फूलेगी। वो ज्यादा फूलनी भी नहीं चाहिए, वो कंट्रोल वे में चाहिए। इसलिए उसका कंट्रोल किससे होता है? इस न्यूमोटैक्सिक सेंटर से होता है। और उसके वजह से क्या होता है? अगर हमने इंस्पिरेशन के रेट को कंट्रोल किया तो उसकी वजह से क्या होगा? हमारा अल्टरनेटली
रेस्पिरेशन रेट अल्टर होगा, हल्ट होगा, मतलब कि दोस्तों हमारा रेस्पिरेशन रेट जो है 12 to 16 पर मिनट, इसको हम कंट्रोल वे में, और वो उधर ही रहता है, वो ज्यादा भी नहीं होता और ज्यादा कम भी नहीं रहता। अब दोस्तों हमने देखा सबसे पहला हमारा नर्वस सेंटर के बारे में, अब आता है हमारा केमिकल सेंटर के बारे में। दोस्तों हमें ये तो पता है कि रेस्पिरेशन का रेगुलेशन या फिर उसका मेंटेनेंस दो सेंटर से होता है, एक तो नर्वस सेंटर रहता है और दूसरा हमारा केमिकल सेंटर रहता है। हमने नर्वस सेंटर तो देख लिया अभी, अब हम देखेंगे केमिकल सेंटर के बारे में। तो दोस्तों केमिकल रेगुलेशन, दोस्तों इसको समझ लेते हैं पहले। केमिकल रेगुलेशन या फिर केमिकल सेंटर ये कहां प्रेजेंट रहता है दोस्तों? ये प्रेजेंट रहता है हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के एकदम पास में, और हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर तो पोन्स और मेडुला पर प्रेजेंट है, यानी कि हमारा केमिकल सेंटर भी वहां ही प्रेजेंट है और हमारा रिदम सेंटर के एकदम पास यानी कि एकदम एडजेसेंट प्रेजेंट है। दोस्तों ये जो केमिकल सेंटर है ये हाईली सेंसिटिव है कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन को, इतना याद रखिए। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा और बताता हूं। जब दोस्तों हमारा बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ जाता है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बनता है तो वो वाटर मॉलिक्यूल यानी कि H2O से कंबाइन हो जाता है। वो उससे अगर कंबाइन होता है तो वो ज्यादा कार्बोनिक एसिड क्रिएट करता है या फिर ज्यादा कार्बोनिक एसिड का प्रोडक्शन करता है। जब ये कार्बोनिक एसिड ज्यादा बढ़ जाता है तो वो क्या करता है दोस्तों, हमारा ब्लड का जो पीएच है, जनरली वो बेसिक रहता है हमारा ब्लड का पीएच, यानी कि ब्लड थोड़ा अल्कली रहता है, लेकिन हमारे ब्लड को ज्यादा एसिडिक कर देता है। एसिडिक करने की वजह से क्या होता है दोस्तों, हमारा जो ब्लड का जो फंक्शन रहता है वो उसमें थोड़ा सा अल्टरेशन आता है, वो ठीक से प्रॉपर काम नहीं कर पाता। अब अगर ब्लड का प्रॉपर वर्क नहीं हो रहा तो उसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, ये कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन तो बढ़ गए, H+ आयन दोस्तों बढ़ गए, मतलब कि हमारा पीएच ब्लड का डिक्रीज हो गया, ब्लड का पीएच एसिडिक हो गया है दोस्तों। इसकी वजह से होता क्या है दोस्तों, हमारा केमिकल सेंटर को मैसेज होता है, हमारा केमिकल सेंटर ट्रिगर होता है। क्यों ट्रिगर होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन बढ़ने से। वो ट्रिगर होने के बाद वो दोस्तों क्या करता है, हमारा केमिकल सेंटर सिग्नल भेजता है हमारे रिदम सेंटर को, फिर हमारे रिदम सेंटर को सिग्नल भेजता है, तो रिदम सेंटर करता क्या है दोस्तों, हमारे इस कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन को वो एलिमिनेट करता है। इसके वजह से हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो केमिकल सेंटर है और हमारा जो रिदम सेंटर, ये दोनों एक कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। तो दोस्तों यहां पर यही है, केमिकल रेगुलेशन सेंटर सिचुएटेड एडजेसेंट टू रिदम सेंटर, हाईली सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ आयन, increases carbon dioxide and H+ ion can activate this center which signals to rhythm center to make necessary adjustment in respiratory process to eliminate carbon dioxide and H+ ion। तो दोस्तों अब आता है हमारा ये, अब दोस्तों आता है हमारा दूसरा पॉइंट, chemoreceptors are also present in aortic arc and carotid artery which recognizes the change in carbon dioxide and H+ ion and send signals to rhythm center for remedial action। दोस्तों हमें यह तो पता है, जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन बढ़ते, जब वो बहुत ही ज्यादा हो जाते, इंक्रीज हो जाते, तो हमारा जो केमिकल सेंटर है वो ट्रिगर होता है। वो ट्रिगर होने के बाद सिग्नल भेजता है हमारे रिदम सेंटर को, और रिदम सेंटर को सिग्नल भेजा तो रिदम सेंटर उधर जाके उसको कंट्रोल करता है, उसको बाहर एक्सपेल करता है। तो दोस्तों आप ये दूसरा पॉइंट हमें बताता क्या है, कुछ कीमोरिसेप्टर्स यानी कि कुछ सेंसर कहां प्रेजेंट है दोस्तों, ऑर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी में। सबसे पहले ऑर्टिक आर्क दोस्तों, ऑर्टिक आर्क मतलब दोस्तों क्या कि हमारा जो हार्ट है उसके अंदर से एक ऑर्टिक आर्क निकलती है। ऑर्टिक आर्क मतलब क्या, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, जो कि उस ऑर्टिक आर्क के थ्रू सारे बॉडी में उसके अलग अलग आगे ब्रांचेस होंगे और उसको सारे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा सप्लाई हो जाएगा। तो इस ऑर्टिक आर्क पर हमारे कुछ कीमोरिसेप्टर्स प्रेजेंट है, कुछ सेंसर प्रेजेंट है। वैसे ही सेंसर हमारे कैरोटिड आर्टरी पर प्रेजेंट है। अब कैरोटिड आर्टरी यहाँ पर रहती है, दो कैरोटिड आर्टरी रहती है, एक रहती है हमारी राइट और एक रहती है हमारी लेफ्ट। ये दोनों कैरोटिड आर्टरी पर भी हमारे ये कीमोरिसेप्टर सेंसर्स प्रेजेंट है। दोस्तों ये सेंसर्स होते क्या है दोस्तों, ये सेंसर्स ऐसे काम करते हैं दोस्तों, वो भी जब कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन जब बढ़ते तो वो ये सेंसर्स ट्रिगर होते। ये सेंसर्स ट्रिगर होने के बाद क्या करते हैं, ये सिग्नल्स भेजते हैं हमारे रिदम सेंटर को, जो रिदम सेंटर हमारे पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा पर प्रेजेंट है, वहां पर हमारे सिग्नल जाते हैं और वहां पर फिर से हमारा रिदम सेंटर काम करता है क्या कि वो कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन को एक्सपेल करता है, उनको सप्रेस करने में मदद करता है। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स देखते समय हमने यहाँ पर क्या देखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो हमारे केमिकल सेंटर को या फिर कीमोरिसेप्टर सेंसर्स को ज्यादा ट्रिगर करता है। यहाँ पर कहां पर भी ऑक्सीजन का मतलब नाम भी नहीं आया, ऑक्सीजन को हमने देखा भी नहीं। क्यों दोस्तों, ये ऑक्सीजन का नाम क्यों नहीं आया दोस्तों, क्योंकि दोस्तों द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। मतलब कि दोस्तों हमारा ऑक्सीजन ट्रिगर करता नहीं है, उसका रोल बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है, मतलब वो ना के बराबर उसका रोल है इस केमिकल सेंटर को ट्रिगर करने में।
दोस्तों यहां पर हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। आज हमने देखा दोस्तों कि कैसा हमारा नर्वस सेंटर और केमिकल सेंटर ये दोनों मिलके एक कोऑर्डिनेशन में हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते या फिर मेंटेन करते। दोस्तों ये जो सारा टॉपिक था हमने मोरेस सिनॉप्सिस ऑफ बायोलॉजी बाय डॉक्टर मुकेश मौर्य इस किताब से ली गई है। ये किताब दोस्तों 11th और 12th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी बुक पर बेस्ड है और ये किताब आपको अमेजॉन पर भी मिल जाएगी। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।